प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे फाइनल के 7वें पेपर एडवांस इंडियन इकोनॉमी तथा बीए पार्ट फर्स्ट के इंडियन इकोनॉमी के पेपर के तहत जो कॉमन टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि ये टॉपिक पिछले कई वर्षों से बहुत ही चर्चित रहा है और परीक्षा की दृष्टि से भी इसका योगदान बहुत अधिक है, इसलिए हमें इसके 2-3 पहलुओं पर चर्चा करनी होगी। जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का भारत के साथ संबंध, उसके समक्ष मुद्दे और मुद्दों के साथ साथ उस संगठन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यह एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों को बनाता है, लागू करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यानी WTO एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो विभिन्न देशों के बीच में व्यापार से संबंधित नियमों का निर्माण करना, उनको लागू करना, उनका नियमन, उनका नियंत्रण और विभिन्न देशों के बीच व्यापार से संबंधित कोई विवाद हो तो उन विवादों के समाधान के लिए भी पहल करता है। जैसा आप जानते हैं कि WTO की स्थापना से पहले 1948 से एक GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से एक वैश्विक समझौता था जिसका कोई सांस्थानिक ढांचा नहीं था। उस समझौते के तहत व्यापार होता था, लेकिन बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते विभिन्न देशों ने तय किया कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए एक कोई संस्थागत एजेंसी हो जो विश्व व्यापार को नियंत्रित करे, विश्व व्यापार को संचालित करे, विश्व व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करे। क्योंकि अधिकांश विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों को व्यापार में अनेक तरह की परेशानियां आ रही थी। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो गया था कि इन देशों के हितों की रक्षा के लिए एक ऐसा संगठन अस्तित्व में होना चाहिए जो विश्व व्यापार को नियंत्रित करे, विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों का संरक्षण करे। फलस्वरूप GATT की जगह 8 राउंड की वार्ताओं के पश्चात अंतिम राउंड जो उरुग्वे राउंड हुआ, उसके पश्चात इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना जैसा कि जैसा कि आपको विदित भी होगा, क्योंकि यह जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की जाती है। तत्पश्चात वैश्विक स्तर पर इस संगठन ने विश्व व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया हुआ है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा शहर में है और यह कृषि संबंधित व्यापार और
बौद्धिक संपदा अधिकार, माल, सेवाओं, व्यापार संबंधी निवेश उपायों, बहुतंतु समझौतों और विवाद निपटारण जैसे मुख्य कार्यों को अंजाम देता है। वैश्विक स्तर पर लगभग दुनिया के सभी देश यानी लगभग 164 देश, हो सकता है कुछ कंट्रीज अभी इसके मेंबर ना हो, लेकिन दुनिया के 164 देश इसके सदस्य हैं और 23 देश हैं वो पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ तक WTO के उद्देश्यों की बात है, उसके लक्ष्यों की बात है, तो WTO की वैश्विक प्रणाली बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करती है एवं भेदभाव रहित सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन की लागत कम हो जाती है, क्योंकि उत्पादन में उपयोग किए जाने वाली आयातित वस्तुएं सस्ती होती हैं और तैयार वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं। अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं तथा इन सब के फलस्वरूप जीवन यापन पर जो खर्च होता है उसमें भी कमी आती है। इस तरह से WTO इसे करने के लिए दो तरीके अपनाता है। पहला बातचीत के जरिए और दूसरा विवाद का समाधान के आधार पर। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इससे न केवल देशों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है बल्कि आर्थिक विकास भी होता है और विभिन्न देशों के बीच व्यापार करने की जो लागत है उसमें भी कमी की जाती है। विश्व व्यापार संगठन सुशासन को प्रोत्साहित करता है। यह पारदर्शिता के आधार पर विभिन्न देशों के बीच जानकारी साझा करने का मंच भी प्रदान करता है और निष्पक्ष तौर पर वाणिज्यिक वातावरण तैयार करता है। इस तरह से WTO विकसित देशों के साथ साथ अल्प विकसित राष्ट्रों को भी व्यापार के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। इसकी व्यापार प्रणाली के तहत विभिन्न देशों के बीच अधिक मुक्त व्यापार कैसे हो, आर्थिक विकास को बढ़ावा कैसे दिया जाए, ये उद्देश्य भी ध्यान में रख करके कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन शक्तिहीन देशों की आवाज़ बनकर के भी कार्य कर रहा है, क्योंकि जैसा पहले कहा गया कि विश्व के बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो अल्प विकसित हैं लेकिन उनकी भागीदारी व्यापार में बहुत कम है। ऐसी स्थिति में उनको व्यापार की लागतें बहुत ऊंची वहन करनी होती हैं। विश्व व्यापार संगठन इन लागतों को कम करने में उनकी मदद करता है और उनके हितों का संरक्षण करता है। इस तरह से यह छोटे और शक्तिहीन देशों की आवाज़ बन करके भी काम करता है। विश्व व्यापार संगठन पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधित जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको भी ध्यान में रखता है और उसके साथ साथ यह विश्व की शांति और स्थिरता में योगदान दे करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग प्रदान करता है। ये मोटे मोटे इसके उद्देश्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का गठन होने के बाद, उसकी स्थापना होने के बाद यह निरंतर विवादों में रहा है। क्यों रहा है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विवाद होता है? क्योंकि विकसित राष्ट्रों को लगता है कि यह उनके हितों की पैरवी नहीं करता है, जबकि सच्चाई यह है कि विकसित राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रों के हितों का ध्यान नहीं रखते हुए अपने हित साधने में लगे रहते हैं। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को उसकी भावना के अनुरूप दखल देना पड़ता है और उसी का परिणाम है कि
अनेक तरह के मुद्दे हैं, अनेक तरह की चुनौतियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके समक्ष खड़ी होती हैं। वर्तमान में WTO चर्चाओं में क्यों है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण यह चर्चाओं में है, तो इसमें पहली बात है कि भारत सहित विश्व के अनेक धनी राष्ट्रों द्वारा श्रम एवं पर्यावरण जैसे नए मुद्दों को WTO के समक्ष उठाने के प्रयासों का विरोध कर व्यापक पुनर्विचार हेतु भारत की तरफ से मांग की गई है, क्योंकि विकसित राष्ट्र अपने यहाँ होने वाले उत्पादों, अपने यहाँ के कृषि निर्यातों और उसके साथ साथ बौद्धिक व्यापार से संबंधित वस्तुओं को लेकर भी, वस्तुओं और सेवाओं को लेकर भी निरंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई कुछ बातें हों, तो ऐसी स्थिति में भारत इनका पुरजोर विरोध करता है और भारत अल्प विकसित राष्ट्रों की अगुवाई करते हुए इन मुद्दों को WTO के समक्ष रखता है। WTO के समक्ष दूसरे मुद्दों में श्रम कार्य, पर्यावरणीय मानक, वैश्विक मूल्य श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहन, वाणिज्य प्रतिस्पर्धा एवं निवेश प्रावधानों, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरणीय और टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और नामित एकाधिकारों जैसे मुद्दे भी हैं जिन पर विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य चर्चा होनी चाहिए। उनके लिए एक समान नीति होनी चाहिए। भारत दोहा राउंड से संबंधित शेष बचे हुए मुद्दों को हल करने के पश्चात ही नॉन ट्रेड मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन से मांग करता रहा है कि इन पे विचार किया जाए। यानी जो बचे हुए मुद्दे हैं, चाहे वो कृषि उत्पादों से संबंधित हों, चाहे वो दूसरे ऐसे मुद्दों को लेकर के जिनको बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों की बात के साथ जोड़ा जाता है, उन मुद्दों को लेकर के भी यह बार बार मांग की जाती रही है। और भारत, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि विश्व के अल्प विकसित देशों की अगुवाई करता है। ऐसी स्थिति में भारत गाए बगाए इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहता है और ये मुद्दे विवाद का कारण बनते हैं। इसके बाद कुछ कारण ऐसे हैं जिनका विरोध होता है। जैसे पहला है कि भारत ये विश्वास करता है कि दोहा वार्ता में नए मुद्दों को उठाए जाने से विकासात्मक एजेंडे पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भारत ये महसूस करता है कि पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए अथवा इनका समाधान वैश्विक निकायों जैसे UNFCCC और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत ये महसूस करता है कि पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों पर जहां विश्व के विकसित राष्ट्र दोहरे मानदंड अपनाते हैं, ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सुलझाए जाने चाहिए। दूसरा विरोध का कारण है कि भारत जैसे विकासशील देश अधिकांश क्षेत्रों जैसे श्रम, बाल श्रम, बंधुआ श्रम और सस्ते कामगार तथा पर्यावरण में विकास की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं
ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को चाहिए कि वह विकसित राष्ट्रों के और विकासशील राष्ट्रों के मध्य एक जैसी समान नीति अपनाए, क्योंकि विकसित राष्ट्र नहीं चाहते कि उन्हें पर्यावरण और श्रम के मुद्दों पर विकासशील राष्ट्र घेरे। विकासशील राष्ट्रों के मामले में वो अलग मानदंड लेकर के चलते हैं और स्वयं के मामले में अलग तरह के मानदंड लेकर के चलते हैं। इस तरह से ये विरोध का बहुत बड़ा कारण है। इसी तरह से धनी राष्ट्रों के पास इन मुद्दों से संबंधित बेहतर मानक होते हैं, अतः वे गैर शुल्क अवरोधों के रूप में कार्य करके विकासशील राष्ट्रों को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार विकासशील राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों को होने वाले निर्यात प्रभावित होते हैं, जिससे विकासशील राष्ट्रों को नुकसान होता है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के वक्त यह तय किया गया और जिसका उद्देश्य यही था कि दुनिया के छोटे राष्ट्रों, दुनिया के विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों के व्यापार के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा था। फलस्वरूप जो वैश्विक आर्थिक विकास में अनेक तरह की विसंगतियां आ रही थी, विकसित राष्ट्र और अधिक व्यापार में भागीदारी निभा रहे थे, वहीं अल्प विकसित राष्ट्रों को व्यापार में भागीदारी निभाने का समुचित अवसर नहीं मिल रहा था। फलस्वरूप उन राष्ट्रों के हितों के संरक्षण के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला विरोध का कारण है कि विकसित राष्ट्रों में स्थित अधिकांश बहुराष्ट्रीय फर्म विश्व में अपने उत्पादन नेटवर्क के लिए अनुबंध निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और रसद प्रदाताओं के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखला का उपयोग करती हैं, जबकि विकसित राष्ट्रों के और विकासशील राष्ट्रों के मामले में ऐसा नहीं है। फलस्वरूप विकसित राष्ट्रों के साथ साथ विकासशील राष्ट्रों को भी ये सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए भारत निरंतर विरोध करता रहा है। भारत की निवेश के प्रति चिंता विश्व व्यापार संगठन के एजेंडे का एक भाग बन गई है। भारत की यह चिंता निवेश की परिभाषा और निवेशक विवाद निपटारा तंत्र से संबंधित है, अर्थात जो वैश्विक निवेश और निवेशक संबंधी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, उस सेटलमेंट मैकेनिज्म में भी विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। ऐसी स्थिति में उनका प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े, उनको बराबर की भागीदारी कैसे मिले, यह भी एक विरोध का कारण रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का उद्देश्य न केवल विश्व के विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देना है, व्यापार को बढ़ावा देना है, विवादों का निपटारा करना है, साथ ही वैश्विक स्तर पर होने वाले समझौतों को लागू करवाना भी है। इसी तरह से निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि विकसित राष्ट्रों के और विकासशील राष्ट्रों के मध्य व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन एक मंच प्रदान करता है। आज के लेक्चर में हम इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या हैं और यह चर्चाओं में क्यों है, और भारत इन मुद्दों को लेकर के इतना मुखर क्यों रहता है, क्यों रहा है पिछले वर्षों में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर WTO के क्या क्या प्रभाव हुए हैं, भारत का क्या पक्ष रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।